हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? ओके, तो स्टार्ट करिए आपने। ओके, लास्ट टाइम हमने कितने एमसीक्यू सॉल्व किए थे बायोलॉजी पोर्शंस के? आई थिंक 11 तक 14 तक हमने सॉल्व किया था। आज हम नेक्स्ट एमसीक्यू देखने वाले हैं। एक बार मुझे चैट मैसेज में मैसेज कर दो, मेरी आवाज़ आ रही है प्लीज स्टूडेंट। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। कितने एमसीक्यू किए थे? ओके, नहीं सॉरी स्टूडेंट्स, 10 एमसीक्यू सॉल्व किए थे। आज हम 11 एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं, चलो पहला एमसीक्यू क्या कहता है। एसरेशन क्या कहता है कि सहेली इज ए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। सहेली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, यस वो सही है, ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। और ये जो सहेली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है उसको हम कैसे लेते हैं? तो उसको हम लेते हैं 1 टाइम इन वीक में एक बार ही लेनी होती है ये सहेली। दूसरा, और सहेली जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है इसको किसने बनाया है? तो उसको बनाया है CDRI। CDRI का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये जो है वो लखनऊ में है ये इंस्टीट्यूट। और ये इंस्टीट्यूट ने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सी सहेली को बनाया है। सहेली जो अदर्स ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है उसको क्या है 21 डे तक कंटिन्यूस लेना पड़ता है, लेकिन ये कॉन्ट्रासेप्टिव ऐसी है जिसको वीक में एक बार ही लेना है, इसीलिए ये बहुत पॉपुलर हुई है। दूसरी बात करें, चलो उनका रीजंस पढ़ते हैं। They are non-steroidal oral preparations। non-steroidal oral preparations है, मीन्स के उसमें कोई एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जैसा कोई स्टीरोइडल हॉर्मोन्स नहीं है। नॉन स्टीरोइडल मतलब सॉरी नॉन स्टीरोइडल का मतलब क्या होता है कि इसमें ना तो एस्ट्रोजन है ना प्रोजेस्टेरोन है, जैसे कोई हार्मोन नहीं है। इसकी वजह से क्या है, उसका एक बेनिफिट है, उनकी लेस साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट कैसी रहेगी? लेस, बहुत ही कम साइड इफेक्ट रहेगी। इसकी वजह से ही ये बहुत ही क्या है पॉपुलर हुई है। क्या बोल रहे हैं? That are inhibit implantations of fertilized ovum। वो क्या इनहिबिट करता है कि जो ओव्यूम फर्टिलाइज हो गया है उनका इम्प्लांटेशन होने से ये जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है वो रोकती है। तो कैसे रोकती है फटाफट से समझ लेते हैं। हम बात कर रहे हैं कब? जब ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फीमेल नहीं ले रही है तब की बात करते हैं, फिर देखेंगे कि अगर ले रही है तो क्या इफेक्ट आती है। तो ये कब की बात है कि जब वो फीमेल है वो अभी नहीं ले रही है। क्या नहीं ले रही है? सहेली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। उस टाइम क्या होता है, यहाँ पे है ओवरी। ये ओवरी में क्या होता है, उसमें फॉलिकल डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ से हार्मोन बनता है जिसको हम क्या बोलेंगे? एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन क्या करेगा? वो यहाँ आएगा। कहाँ पे? यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? तो यहाँ पे उनको एक्सेप्ट करने के लिए, उनके साथ जुड़ जाने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट है एस्ट्रोजन के रिसेप्टर। तो जब ये एस्ट्रोजन यहाँ आता है तो एस्ट्रोजन ये रिसेप्टर के साथ कंबाइन हो जाता है, और कंबाइन हो जाता है फिर क्या करेगा? यहाँ पे एंडोमेट्रियम बना लेगा। एंडोमेट्रियम
ये एंडोमेट्रियम यहाँ पे बना लेगा, कौन बना लेगा? ईस्ट्रोजन। ये कब की बात है? जब फीमेल ये मेडिसिन मतलब कि वो सहेली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं ले रही है तब। जब वो ले रही है ऐसे, वो सहेली को ले रही है, तब क्या होगा? तो ये सहेली है, उसके पास एक केमिकल है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोमर। सेंट्रोमन। ये केमिकल है उसके पास। तो ये केमिकल क्या करेगा पता है स्टूडेंट? ये केमिकल है समझो, ये क्या करेगा? यहाँ आ जाएगा, कहाँ पे? जहाँ पे एस्ट्रोजन लगने वाला है वहां एस्ट्रोजन से पहले आ जाएगा और यहाँ लग जाएगा। कौन लग गया? ये सेंट्रोमन नाम का एक रसायन है जो सहेली में है, वो यहाँ पे लग गया। किसके साथ लग गया? 1 मिनट। किसके साथ लग गया? एस्ट्रोजन के रिसेप्टर के साथ। उसकी वजह से क्या होगा? यहाँ पे एंडोमेट्रियम नहीं बनेगा। तो सहेली जब यूज करते हैं तो उस फीमेल में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन तो होता है, लेकिन जब फर्टिलाइज ओव्यूम यहाँ पे इम्प्लांट होने के लिए आता है एंडोमेट्रियम के पास, तो एंडोमेट्रियम बना ही नहीं होता है, इसलिए उनका इम्प्लांटेशन भी नहीं हो पाता है। इसकी वजह से सहेली क्या करती है? इनहिबिट इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज ओव्यूम। वो रीजन भी करेक्ट है। तो हमारा एसरेशन तो करेक्ट है, उसका रीजन भी करेक्ट है। तो देख लेते हैं क्या ऑप्शन आते हैं। इफ बोथ आर एसरेशन एंड रीजन आर ट्रू, द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसरेशन। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा ए। ओके स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। पहले हमको ये समझ लेना चाहिए कि एमसीक्यू क्या कहना चाहता है। तो क्या कहना चाहता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रूट ऑफ स्पर्म। स्पर्म का करेक्ट रूट कौन सा है? कि जो प्रोडक्ट किसके स्पर्म ह्यूमन टेस्टिस में उनका जो प्रोडक्शन होता है, तो उस स्पर्म को हमको बॉडी से बाहर निकलना है, तो उसका करेक्ट रूट कैसा है, मतलब कौन सा है, वो हमको फाइंड आउट करना है। फटाफट से देख लेते हैं। यहाँ पे फिगर है, वो किसकी फिगर है? तो वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो उसमें क्या होगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे 1 पेयर ऑफ टेस्टी लगी है, टेस्टिस। उसमें क्या बनने वाला है? उसमें बनने वाला है स्पर्म। तो ये स्पर्म टेस्टिस में भी कहाँ बनेगा? तो वो बनेगा सेमिनिफ्यूरस ट्यूब में, वो यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे बनेगा स्पर्म टेस्टिस में, सेमिनिफ्यूरस ट्यूब में बनेगा। वहां से स्पर्म कहाँ ट्रांसफर होगा? तो वो चला जाएगा रेटे टेस्टिस के पास, वहां से वासा इंफ्रेंशिया, वहां से एपिडाइडाइमिस में पास जाएगा, और वहां से जो एब्नोमल की तरफ आगे बढ़ रही है उसको क्या बोलते हैं? वासा डिफरेंशिया, उसमें चला जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे एक बात खास ध्यान रखनी है, यहाँ पे किसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है? ओनली स्पर्म का। कौन कर रहे हैं? लास्ट में किस में आया है? वास डिफरेंशिया में। तो अब क्या होगा? जब ये वास डिफरेंशिया कहाँ आएगी? यूरिनरी ब्लैडर के पास आएगी, तो उनके साथ एक लूप बनाएगी। लूप बनाएगी तो फिर यहाँ से ये पास होगी। तो ये जब पास हो रही है तब उनको मिलने वाली है 3 ग्लैंड। फर्स्ट ग्लैंड मिलेगी कौन सी? सेमिनल वेसिकल, सेकंड प्रोस्टेट एंड थर्ड बल्बो यूरेटर। ये सभी ग्लैंड क्या करेगी? उनके जो डक्ट है उनको ओपन करेगी, किस में? वासा डिफरेंशिया, जो क्या ला रही है? स्पर्म। और इसमें क्या सीक्रेट करेगी? उनका सीक्रेशन सीक्रेट करेगी। अब स्पर्म के साथ क्या मिल गया है? तीनों ग्लैंड का सीक्रेशन मिल गया है।
जो फ्लूइड उसने सीक्रेट किया है वो मिल गया है, जिसको हम क्या बोलेंगे, सीमन। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक बात खास ध्यान रखनी है, अब तक ये वासा डिफरेंशिया कहलाती थी, लेकिन उसके स्पर्म में अब मिल चुका है टीनोग्लैंड का सीक्रेशंस, तो अब वो क्या बोले, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एजुकेलेटरी डक्ट। वो किस में ओपन होगी, तो वो ओपन होगी यूरेथ्रा में, और फिर पेनिस के थ्रू वो बाहर निकालेगी, किसको, सीमन को, जिसमें क्या है, स्पर्म है। तो चलो फटाफट से हम वो रूट देख लेते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब में बनता है, ओके, रेटेटेस्टिस में जाता है, वो भी सही है, वासा डिफरेंशिया में जाता है, वो भी सही है, एपिडाइडिस में जाता है, वो भी सही है, वास डिफरेंशिया में, लेकिन यहाँ यूरेथ्रा आ गया, यूरेथ्रा में नहीं जाती, किस में जा रहा है, इजेक्युलेटरी डक्ट में जा रहा है स्पर्म, तो ये ए नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। देखते हैं बी, सेमिनिफेरस ट्यूबस, रेटेटेस्टिस, एपिडाइडेमिस। तो देखो यहाँ पे भी क्या बोल दिया, एपिडाइडेमिस। तो रेटेटेस्टिस तो किस में ओपन हो रही है, वासा डिफरेंशिया में ओपन हो रही है, बराबर। एपिडाइडेमिस में ओपन नहीं हो रही है, तो यहाँ पे ये भी गलत हो गया। देखते हैं आगे, सेमिनिफेरस ट्यूब, रेटेटेस्टिस, वास डिफरेंशिया, एपिडाइडेमिस, वास डिफरेंस, एजुकेलेटरी डक्ट, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा एंड पेनाइल। तो ये सही है, इसका ऑप्शन आ जाएगा सी। ओके स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है और करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो एक काम करते हैं स्टूडेंट, पहले हम एक कॉलम देख लेते हैं क्या दिया गया है, उसमें क्या दिया गया है, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल, एक्साइन एंड इंटाइन। ये सभी स्ट्रक्चर किस में आते हैं, तो वो आते हैं पोलन ग्रेन में। तो हम देख लेते हैं पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। तो जो पोलन ग्रेन है उसका जो एक्सटर्नल लेयर होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्साइन, किसका बना होता है, वो बना होता है स्पोरोपोलेनिन का। ये स्पोरोपोलेनिन मोर रेजिस्टेंट सब्सटेंस है, अगर आप उस पर कॉन्सेंट्रेट एसिड डाल लो, कॉन्सेंट्रेट बेस डाल दो, उनको हाई टेम्परेचर दे दो, फिर भी वो डीजनरेट नहीं होता है, डिग्रेड नहीं होता है। क्या डिग्रेड नहीं होगा, एक्साइन, क्योंकि वो स्पोरोपोलेनिन का बना है। ओके, चलो उनका जो इंटरनल लेयर है जिसको हम बोलेंगे इंटाइन, वो किसका बना है, तो वो बना है पैक्टिन, कांस्टेंट लेयर है, और पैक्टिन और सेल्यूलोज का बना है। इसमें ये जो बड़ा सेल है जिसको हम बोलेंगे वेजिटेटिव सेल, तो उनका क्या फंक्शन है, वो बड़ा है, उसमें क्या स्टोर हो रहा है, फूड स्टोर हो रहा है। ये फूड स्टोर किसके लिए कर रहा है, कि जब पोलन ग्रेन, शॉर्ट में देख लेते हैं स्टूडेंट, पोलन ग्रेन यहाँ आएगी तो उसमें से क्या बनने वाला है, पोलन ट्यूब बनने वाली है। तो ये पोलन ट्यूब का डेवलपमेंट जब हो रहा है उसी टाइम न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करेगा। तो उसके लिए वेजिटेटिव सेल्स जो है उसमें फूड स्टोर होता है और लार्ज साइज का होता है। जनरेटिव सेल्स की बात करें तो वो छोटा है, वो कितना छोटा है कि वो उनके जो साइटोप्लाज्म है वेजिटेटिव सेल्स के, उसमें स्विम हो रहा है, और उनकी शेप की बात करें तो वो स्पिंडल शेप है। चलो तो हम कॉलम को मैच कर लेते हैं। वेजिटेटिव सेल्स कॉलम 2 से किससे मैच हो रहा है, नंबर 3 से। क्या है, लार्ज साइज एंड हैज एबंडेंट फूड रिजर्व। जनरेटिव सेल स्पिंडल शेप का है, तो वो किससे मैच हो रहा है, सेकंड से। एक्साइन किसका बना है, स्पोरोपोलेनिन का, तो वो किससे मैच हो रहा है, 1 से। इंटाइन किससे मैच हो रहा है, सेलुलोज पैक्टिन, 4 से मैच हो रहा है। तो चलो फटाफट ऑप्शंस को हम पढ़ लेते हैं। तो पहले आपको जब ऐसे ऑप्शंस देख रहे हो तो पहले आपको क्या आइडिया लगाने हैं कि ये ऑप्शन आप
फटाफट से सॉल्व कर सके, तो क्या करना है, चलो ए के साथ थर्ड आ रहा है, 3 आ रहा है, तो देख लो किसके ऑप्शन में ए के साथ 3 है, तो हमको मिल गया सी। दूसरों को भी चेक कर लो, बी के साथ 2 है, सी के साथ 1 है और डी के साथ 4 है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी, करेक्ट। चलो फटाफट से हम नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। तो फॉलोइंग आर इंडिकेटिव साइन विच इंडिकेट इम्प्रूव द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ सोसाइटी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ सोसाइटी को इम्प्रूव हम किस इंडिकेट से कर सकते हैं, उनका हमें करेक्ट कॉम्बिनेशंस फाइंड आउट करना है। चलो पहले कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम। क्या है कि अभी सोसाइटी में सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम में बहुत ही मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो हमको क्या करना है, उनको बेटर अवेयरनेस देनी है रिगार्डिंग किसके, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से, और जो सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम है उनके बारे में हमको पीपल को बताना है। तो वो फर्स्ट इंडिकेट है ना, वो राइट है। हम बेटर अवेयरनेस देंगे पीपल को, तभी हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी इम्प्रूव कर सकेंगे। सेकंड क्या बोल रहे हैं, बेटर डिटेक्शन एंड क्योर एट एसटीडीएस। एसटीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ये जो डिसीज होती है वो कैसे स्प्रेड होती है, तो वो सेक्सुअल डिसीज, जिसमें आ जाएंगे एड्स। तो ऐसे जब डिसीज किसी को होते हैं तो क्या होता है कि सोशली हम देखें तो पीपल उनको बुरी नजर से देखते हैं। उसकी वजह से क्या करेंगे, वो पर्सन क्या करेगा, किसी को बताएगा नहीं, और फिर बाद में क्या होगा कि वो डिसीज स्प्रेड हो जाएगा और बहुत सारे पीपल को हो सकता है। तो हमको ऐसा नहीं करने देना है। तो हम क्या करेंगे, उस डिसीज जो किससे हुआ है, एसटीडीएस मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज को हमको क्या करना है, डिटेक्ट करना है, फिर जिसको हुआ है उनको हम क्योर करेंगे। तो वो भी एक ऐसा इंडिकेट है जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। चलो थर्ड देखते हैं, बेटर पोस्टनेटल केयर। हमें क्या करनी है, जो भी डिलीवरी करवानी है वो डॉक्टर के असिस्टेंट में करवाएंगे, उनके ऑब्जर्वेशंस में करवाएंगे, ताकि क्या हो सके कि जो मदर और जो चाइल्ड है उनकी डेथ हो रही है उसका रेशियो हम कम कर सके। तो वो तो हमें करना ही है कि जो डिलीवरी करवानी है वो तो डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन, उनकी मतलब देख रेख में ही करवानी है, लेकिन जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद भी हमको मदर और चाइल्ड दोनों की केयर करनी है, तभी हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव कर सकेंगे। तो ये थर्ड भी वो ऐसा इंडिकेट है जो इम्प्रूव करेगा। अब क्या करना है कि स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली, उस ये सेंटेंस को सभी को समझाना है। जब फैमिली छोटी होगी तो उनका मतलब हैप्पी फैमिली रह सकेगी, क्यों, क्योंकि उनकी जो फैसिलिटी है वो भी कम हो जाएगी। अगर फैमिली बड़ी रहेगी तो क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा और उनसे बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। तो हमें वो जो कपल्स है वो उस कपल को क्या है, स्मॉल फैमिली के लिए हमको उनको प्रेरित करना है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि इंक्रीज द नंबर ऑफ कपल विथ लार्ज फैमिली। लार्ज फैमिली नहीं, स्मॉल फैमिली वाले कपल को हमें बढ़ाना है, लार्ज फैमिली वाले को बढ़ाना नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा स्टूडेंट। तो हमारे पास 1 2 3 जो स्टेटमेंट है, जो इंडिकेट है, वो इम्प्रूव करेंगे किसको, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को। तो चलो फटाफट ऑप्शंस देख लेते। 1 and 2 ए नहीं आएगा, 2 3 4 नहीं आएगा, 1 2 नहीं आएगा, 1 2 3 ये आएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। 4 गलत है, बाकी सभी 3 इंडिकेट है वो सही है। समझ में आया? चलो फटाफट नेक्स्ट देखते हैं।
मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। कॉलम 1 में है क्या है, डिफरेंशिएशन है, डी डिफरेंशिएशन और डी डिफरेंशिएशन। वो कॉलम 2 से किसके साथ मैच होते हैं वो हमें देखना है। तो फटाफट से हम पहले समझ लेते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशंस में क्या हो गए, एक एग्जांपल ही लेते हैं फटाफट से। समझो कि ये प्लांट है, ये प्लांट का एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम है, और ये है एपिकल रूट। तो ये दोनों जगह पे क्या होगा, कौन सा टिश्यू होगा, मेरिस्मेटिक टिश्यू। यहाँ पे ये दोनों जगह पे क्या मेरिस्मेटिक टिश्यू प्रेजेंट है। तो ये जो मेरिस्मेटिक टिश्यू के यहाँ जो सेल्स है वो क्या करेंगे, वो बार बार डिविजन्स करेंगे। ओके, तो यहाँ पे उनका डिविजन्स होगा। जब डिविजन्स हो जाता है, उनके जितने चाहे वो नंबर ऑफ सेल्स बन जाते हैं, तब क्या करेंगे, ये सेल जो है वो अपनी डिवाइड कैपेसिटी लूज कर देंगे। अब वो डिवाइड नहीं होंगे, जितने बने हैं वो डिवाइड करना बंद कर देगा। अब वो क्या करेगा, तो वो बन जाएगा मैच्योर, वो मैच्योर होगा और फिर उनका डिफरेंशिएशन होगा। मतलब क्या होगा कि उनके साइज फिक्स हो जाएगी, उनकी साइज फिक्स हो जाएगी, उनका फंक्शंस फिक्स हो जाएगा, उनका रोल फिक्स हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन। स्टूडेंट पहले फिर से रिपीट करती हूँ, मेरिस्मेटिक टिश्यू के जो सेल्स है वो डिवाइड हो गए, उनके नंबर भी इंक्रीज होगा, लेकिन जितना चाहिए उतना सेल बन गया, फिर वो डिवाइड कैपेसिटी लूज कर देगा और क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा और उनका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। मतलब कि उनकी साइज, उनका रोल अप फिक्स हो जाएगा। जब ऐसा होगा प्लांट में, तब क्या होगा, इसको हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन, इसको हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन। ओके, अब क्या होता है, जब ऐसा प्लांट में होता है डिफरेंशिएशन, उस टाइम क्या होता है कि उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस अकर। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, किसका, जाइलम। जाइलम के जो सभी एलिमेंट्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेचरी एलिमेंट्स। उसमें स्पेशल कौन सा वाला एलिमेंट, वेसल्स, जाइलम वेसल्स। ऐसे जाइलम वेसल्स बनती है। तो क्या होगा, जब उनका डिफरेंशिएशन होगा, मतलब कि उनके सेल्स डिवाइड हो गए, उनकी डिवाइड कैपेसिटी भी लूज कर दी, मैच्योर हो गए, तब अब क्या करेगा, यहाँ पे जो सेल्स होंगे ना, वो क्या करेगा, उनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो लूज कर देगा। प्रोटोप्लाज्म तो लूज करेगा ही करेगा, दूसरा क्या करेगा, यहाँ पे अगर ये सेल है तो ये उनकी प्राइमरी सेल वॉल थी, तो यहाँ पे वो बनाएगा सेकेंडरी सेल वॉल। ऐसे यहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल बनेगी। यहाँ पे कैसे बनेगी, तो यहाँ पे किसका डिपॉजिट होगा, लिग्निन सेल्यूलोज का। लिग्निन सेल्यूलोज का डिपॉजिट होगा, तो यहाँ सेकेंडरी वॉल बनेगी। किसके लिए बनेगी, जब एक्सट्रीम कंडीशंस आती है, वाटर कम हो जाता है, तभी भी प्लांट को लॉन्ग डिस्टेंस तक हमको वाटर को कैरी करना है। तो अगर हमारी ये सेकेंडरी सेल वॉल वो स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक्सट्रीम कंडीशंस में भी
ये जो xylem वेसल है वो लॉन्ग डिस्टेंस तक वाटर को कैरी कर सकती है। ओके, तो ये डिफरेंशिएशन का एग्जांपल हो गया कि यहाँ पे क्या बन गई है, xylem वेसल्स बन गई है, उनका रोल भी फिक्स हो गया है कि उनको वाटर कैरी करना है। ओके, तो पहले हम ऑप्शंस में देख लेते हैं डिफरेंशिएशन के साथ कौन मैच हो रहा है, आर मैच हो रहा है, ट्रेचरी एलिमेंट्स। ओके, फटाफट से देख लेते हैं डी डिफरेंशिएशन क्या होता है। डी डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो स्टूडेंट्स एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने ये ले लिया है डाइकोट स्टेम। अब क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे जो सबसे बाहर का लेयर है जिसको हम क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस। उनके जो बीच का जो सबसे अंदर होता है उस लेयर को हम क्या बोलेंगे, एंडोडर्मिस। ये बीच में जो बना है जिसको हम बोलेंगे कॉर्टेक्स। यहाँ पे क्या प्रेजेंस होंगे, तो यहाँ पे ऐसे वास्कुलर बंडल प्रेजेंट है। एक मिनट, अच्छे से बना लेते हैं। यहाँ पे ऐसे वास्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्या होता है कि ऐसा हमारा प्राइमरी ग्रोथ हो चुका है प्लांट का। जब प्लांट बड़ा होता है तो उसमें क्या होगा कि यहाँ बहुत सेल्स बढ़ेंगे, प्लांट चौड़ा होगा, उनका स्टेम चौड़ा होगा, तो यहाँ पे प्रेशर आएगा एपिडर्मिस पे, तो एपिडर्मिस टूट जाएगा। वो क्या कर रहा था, प्लांट का प्रोटेक्शन कर रहा था। तो अब प्लांट का प्रोटेक्शन कैसे होगा, तब जब ऐसी कंडीशंस आई तो क्या होगा, तो पहले यहाँ पे जो कॉर्टेक्स है उस सेल्स ने डिफरेंशिएशन हो चुका है, मतलब कि वो डिवाइड भी हो चुके हैं, वो मैच्योर भी हो चुके हैं, उनका फंक्शंस भी फिक्स हो चुका है। लेकिन ऐसी कंडीशंस आई कि अब प्लांट को हमें प्रोटेक्शन करने के लिए कुछ चाहिए, तो यहाँ पे प्रेजेंस होते हैं कॉर्टेक्स में पैरेन्काइमा सेल्स। तो ये पैरेन्काइमा सेल्स क्या करेंगे, रिगेन करेंगे। किसको रिगेन करेंगे, उनकी डिवाइड कैपेसिटी को। फिर से वो डिवाइड होना स्टार्ट करेंगे, न्यू सेल्स बनाएंगे, और इससे क्या बनेगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पे, जिसको हम बोलेंगे कॉर्क कैम्बियम। दूसरा क्या होता है, ये पार्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे जो वास्कुलर बंडल प्रेजेंट है, तो यहाँ पे अंदर तरफ क्या होगा, जाइलम, बाहर तरफ क्या होगा, फ्लोएम। तो यहाँ पे भी सेल्स है, तो वो भी रिगेन करेंगे उनकी डिवाइड कैपेसिटी, तो ऐसे एक लेयर बन जाएगी जो सभी वास्कुलर बंडल को कनेक्ट रखेगी। इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इसको हम बोलेंगे डी डिफरेंसेस। डिवाइड कैपेसिटी तो खो चुके थे, लेकिन ऐसी कंडीशन आई उनको डिवाइड होना पड़ा और ऐसे न्यू स्ट्रक्चर को बनाना पड़ा, जिसको हम बोलेंगे डी डिफरेंशिएशन। फटाफट ऑप्शंस पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। डी डिफरेंशिएशन किससे मैच हो रहा है, बोलो किससे मैच हो रहा है, तो वो मैच हो रहा है फॉर्मेशन ऑफ द इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, तो यहाँ पे आ जाएगा पी। चलो फटाफट डी डिफरेंशिएशन क्या होता है वो देख लेते हैं। डी डिफरेंशिएशन में क्या होगा, तो समझो यहाँ पे ये डाइकोट स्टेम है, उनके बीच, यहाँ पे बीच की बात करें, यहाँ पे तो यहाँ पे ऐसे वास्कुलर बंडल लगे हैं। अंदर की तरफ जो है जिसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी जाइलम, क्योंकि वो प्राइमरी ग्रोथ में बना है। बाहर है जिसको हम क्या बोलेंगे,
प्राइमरी फ्लोएम। तो अब स्टूडेंट्स क्या होगा, जब यहाँ पे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बन चुकी है तो वो क्या करेगी, तो वो करेगी डिवाइड होकर न्यू सेल्स ऐड करना स्टार्ट करेगी। तो क्या करेगी, यहाँ पे ऐसे न्यू सेल्स बनाएगी और यहाँ पे भी उनके नीचे भी न्यू सेल्स बनाएगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये प्राइमरी फ्लोएम है वो बाहर तरफ चला जाएगा और ये प्राइमरी एक्साइलम अंदर तरफ चला जाएगा। जब नंबर ऑफ सेल्स जितने चाहे उतने बन चुके हैं तब वो डिवाइड करना अब बंद कर देंगे, फिर से वो डिवाइड कैपेसिटी को लूज कर देंगे और यहाँ पे जो बन जाएगी जिसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी फ्लोएम, और इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी एक्साइलम। इसको हम बोलते हैं रीडिफरेंशिएशंस। तो चलो देख लेते हैं किसके साथ किस एमसीक्यू मैच हो रहा है। तो यहाँ पे रीडिफरेंशिएशंस में सेकेंडरी एक्साइलम मैच हो रहा है। चलो ऑप्शंस देख लेते हैं। पहले आपको क्या करना है, मैंने अभी क्या बोला, ए के साथ आर किस में है वो ढूंढ लो। ए के साथ, ए ऑप्शन है बी सी एंड डी। तो देखो ए के साथ आर किस में है, फर्स्ट में है, ए में है और डी में है। तो ये दो ऑप्शन तो बी एंड सी तो पहले से ही निकल चुके हैं। अब हमारे पास ओनली 2 ऑप्शन है जिसमें से हमको फाइंड आउट करना है कि हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो देखो दूसरे पे ध्यान दो, बी के साथ पी किस में है, बी के साथ पी, तो मिल गया हमको डी, आ गया हमारा आंसर डी। पता चला ये आपका 11 का पोर्शन है। तो आपको डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, रीडिफरेंशिएशन क्या होता है, वो आपको याद कर लेना है स्टूडेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है नीट की एग्जाम के लिए। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। 1 मिनट। चलो क्या है नेक्स्ट एमसीक्यू, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। हमको कितने ऑप्शन स्टेटमेंट दिए गए हैं, ए बी सी एंड डी। पहले देखते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स डिवाइड रिपीटेडली एंड फॉर्म डिप्लॉयड एंडोस्पर्म टिश्यू। तो चलो हम इसके लिए एक थियोरी को पढ़ लेते हैं जिसकी वजह से, जिस थियोरी से हम ये जो एमसीक्यू बहुत इजीली सॉल्व कर सकेंगे। देखते हैं ये क्या है, ये है फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो शक। कैसे बनता है वो भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। ओके, तो आज हम सीधे आ जाएंगे इस पे ही, कैसे बनते हैं वो हम देखने वाले नहीं है। क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आते हैं 2 मेल गैमेट। तो 1 मेल गैमेट किसके पास आएगा, यहाँ एग के पास आएगा। तो 1 मेल गैमेट जब एक ओव्यूम मतलब कि एक एग के पास आता है, उनका फ्यूजन होता है तो क्या बनता है, जाइगोट। वो कैसा होगा, वो होगा डिप्लॉयड। दूसरा क्या करेगा, यहाँ चला जाएगा सेंट्रल सेल जिसके पास पहले से ही 2 न्यूक्लियस है, पोलर न्यूक्लियाई है। तीसरा चला जाएगा यहाँ पे जो बनेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, PEC। उनका जो न्यूक्लियस है जिसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। कैसा हो जाएगा, वो ट्रिप्लॉइड हो गया। क्यों, क्योंकि पहले से ही उनके पास 2 न्यूक्लियस है, तीसरा आ गया मेल गैमेट का। ओके, चलो क्या होता है, ये जो एंडोस्पर्म बना है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स, उसमें आगे जाके क्या बनने वाला है, एंडोस्पर्म। वो एंडोस्पर्म भी कैसा होगा, ट्रिप्लॉइड।
कैसे बनता है फटाफट से देख लेते हैं। ऐसा है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, पीईसी। ये क्या है, उनका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। उनका क्या होगा कि उनका रिपीटेडली मिटोटिक डिविजन्स होगा स्टूडेंट, यहाँ पे बार बार उनका डिविजन्स होगा। मिटोटिक हो रहा है, मियोसिस नहीं हो रहा है। तो क्या बनेंगे, ऐसा एंडोस्पर्म बनेगा जिसमें ओनली प्रेजेंस होंगे न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के अराउंड सेल वॉल नहीं बनी है। तो जब ऐसा फेज आता है एंडोस्पर्म का, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्री न्यूक्लियाई एंडोस्पर्म। अब स्टूडेंट क्या होता है कि ये जो प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बना होता है, तो उनके बीच में ऐसे न्यूक्लियस है, तो उसके बीच में एक वैक्यूल डेवलप हो जाती है, एक वैक्यूल आ जाती है। तो ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियस थे, उनके बीच में क्या आ गई, वैक्यूल। तो उनकी वजह से क्या हो गया कि सम न्यूक्लियस है वो ऐसे पेरिफेरल रीजन्स में चले जाएंगे, पेरिफेरल रीजन्स में। अब क्या होगा कि जब ये वैक्यूल क्या होगी, डिसअपियर्स हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तब क्या होगा, तो स्टूडेंट आपको खास ध्यान रखना है, जो पेरिफेरल रीजन्स में चले गए हैं उस न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे सेल वॉल बन जाएगी। लेकिन जो सेंट्रल में न्यूक्लियस प्रेजेंस है उनमें सेल वॉल नहीं बनेगी। तो जो पेरिफेरल रीजन्स में जो गया है जिसमें सेल वॉल बनी है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम सेल्यूलर एंडोस्पर्म। और जिसमें सेल वॉल नहीं बनी है, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ओके, ऐसा हमको सम प्लांट में देखने को मिलता है। वो किस में देखने को मिलता है, तो यहाँ पे हम टेंडर कोकोनट की बात करेंगे। तो टेंडर कोकोनट में यहाँ पे जो व्हाइट कर्नल होता है, ये व्हाइट कर्नल जो है वो क्या है, वो सेल्यूलर एंडोस्पर्म है। और उनके बीच यहाँ पे जो वाटर है, कोकोनट वाटर, वो क्या है, वो प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। तो ऐसा होता है, एंडोस्पर्म की एक थियरी है। एंडोस्पर्म बनता किसके लिए है, तो यहाँ जाइगोट बना है, उनमें से आगे जाके बनने वाला है एम्ब्रियो। तो उनको न्यूट्रिशन चाहिए, वो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा, एंडोस्पर्म। तो आपको ये थियरी समझ में आई होगी, आई होप। तो उसकी वजह से हम चलो उसके देखते ही हम हमारा एमसीक्यू सॉल्व करते हैं फटाफट से। क्या बोला, प्राइमरी एंडोस्पर्म डिवाइड रिपीटेडली एंड फॉर्म्ड अ डिप्लॉइड एंडोस्पर्म। डिप्लॉइड बना कि ट्रिप्लॉइड बना, ट्रिप्लॉइड बना। तो ये तो गलत हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो गया। सेकंड क्या बोल रहा है, the cell of endosperm tissue are filled with reserve food material। फूड मटेरियल उसमें स्टोर होता है, उसका यूज किसके लिए, न्यूट्रिशंस ऑफ द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन को डेवलप करने के लिए न्यूट्रिशंस नहीं चाहिए, किसके लिए चाहिए, जाइगोट में से एम्ब्रियो बनाने के लिए चाहिए एंडोस्पर्म। तो ये गलत हो गया। थर्ड देखो, in the most common type of endosperm development, PEA undergoes successive nuclear divisions। successive nuclear divisions होता है, give rise to free nuclei। This stage of endosperm development is called free nuclear endosperm। सही है। चलो लास्ट भी देख लेते हैं। कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट इज सेल्यूलर एंडोस्पर्म। गलत है। जो वाटर है वो क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। तो यहाँ से ही एक गलत हो गया। और यहाँ क्या बोला है, व्हाइट कर्नल इज फ्री न्यूक्लियर, तो ये सेल्यूलर एंडोस्पर्म है। तो हमारे पास ओनली वन स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो हमारा आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके डन। चलो नेक्स्ट।
given below are 4 statements A to D regarding assisted reproductive technology. असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के हमको 4 स्टेटमेंट दिया गया है, तो हमको फाइंड आउट करना है कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। चलो देखते हैं ZIFT क्या बोलता है। जाइगोट और यर्ली एम्ब्रियो कितना विथ अप टू 8 ब्लास्टोमा ट्रांसफर इनटू फैलोपियन ट्यूब, जिसको बोलते हैं ZIFT। तो ये सही है। फटाफट से देख लेते हैं कि ZIFT में क्या होता है। तो पहले देख लो स्टूडेंट्स, ZIFT का फुल फॉर्म होता है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। उसमें क्या होता है कि हेल्थी मेल या हस्बैंड और हेल्थी फीमेल या वाइफ, तो वाइफ के पास हम ओव्यूम लेंगे, वाइफ के पास मतलब फीमेल के पास से हम ओव्यूम लेंगे, मेल के पास से हम लेंगे स्पर्म। फिर हम क्या करेंगे, ऐसे हम आर्टिफिशियल न्यूट्रिशंस मीडिया लेंगे, उसमें हम दोनों को डाल देंगे। यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा, ऐसे फर्टिलाइजेशन होगा, जिससे बनेंगे, क्या बनेगा, जाइगोट। फिर ये जाइगोट कैसा है, वो ओनली 1 सेल है, तो उसमें क्या होगा कि उनका फर्दर ऐसे मिटोटिक डिविजन्स होगा। मिटोटिक डिविजन्स होगा तो जब उनके नंबर कितने होंगे, 8, और ये जो सेल्स बन रहा है ना जाइगोट का मिटोटिक डिविजन्स होके, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्लास्टोमा। तो जब ये 8 ब्लास्टोमल की कंडीशंस आएगी, तब हम क्या करेंगे, उसको हम किसी इंजेक्शन के थ्रू कहाँ पे भेजेंगे, यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में भेजेंगे। कहाँ पे भेजेंगे, फैलोपियन ट्यूब में। तो देखते हैं, समझ में आया। स्पर्म लिया, ओव्यूम लिया, फर्टिलाइज किया, फर्टिलाइजेशन हो चुका, फलितन मतलब कि जाइगोट ने डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। जब वो 8 ब्लास्टोमर का बना है, तब हम उनको ट्रांसफर करेंगे फैलोपियन ट्यूब में, जिसको हम बोलेंगे ZIFT। तो जो पहले बोला है ना, एम्ब्रियो 8 अप टू 8 ब्लास्टोमा ट्रांसफर इन फैलोपियन ट्यूब, तो ये करेक्ट है। चलो सेकंड मेथड देखते हैं, ICSI। स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्ट इनटू फैलोपियन ट्यूब टू फ्रॉम एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी। क्या बोला है इसमें कि जो स्पर्म है, इसको हम डायरेक्ट इंजेक्ट करेंगे फैलोपियन ट्यूब में। स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होता है। होता है क्या, वो देखते हैं। ICSI का फुल फॉर्म होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। उसमें क्या होगा, उसमें हम क्या करें, इस मेथड किस में हेल्प करेगी कि जो मेल है तो उसमें स्पर्म बन रहा है, लेकिन जब इंटरकोर्स हो रहा है तो उनका इजेक्शन नहीं हो रहा है। या तो क्या होगा कि जो सीमन है उसमें जो स्पर्म है उनके जो नंबर्स है वो लेस है, उसी टाइम उसी वजह से क्या होता है कि उसमें इनफर्टिलिटी आती है। तो उसको हम इस मेथड से रिमूव करेंगे। कैसे करेंगे, तो उनका जो स्पर्म तो बना है लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो नेचुरली जाके ओव्यूम को फर्टिलाइज कर सके, तो हम क्या करेंगे, उनको स्पर्म को भी निकाल लेंगे, जो फीमेल है उनके ओव्यूम को भी निकाल लेंगे, ऐसे ओव्यूम को, और स्पर्म को हम सीधी एंट्री करवा देंगे ओव्यूम में, जिसको हम बोलते हैं ICSI। हमारे MCQ में क्या बोला है, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं, तो यहाँ से ये गलत हो गया। थर्ड मेथड, thus IUI, the semen collected either from husband or healthy donor is artificially introduced either into the vagina or into the uterus। चलो देखते हैं फटाफट। इंट्रायूटेरिन इंसेमिनेशन का फुल फॉर्म होता है, उसमें क्या करेंगे, उसमें भी क्या ले लेंगे, स्पर्म ले लेंगे, सीमन ले लेंगे, और ये सीमन को सीधा हम वजाइना के थ्रू कहाँ डाल देंगे, यूटेरस में।
फिर नेचुरली फर्टिलाइजेशन होने देंगे, तो इसको हम बोलेंगे IUI। तो ये जो स्टेटमेंट बोल रहा है वो क्या बोला, उसमें सीमन को कलेक्ट किया किसके पास से, हस्बैंड या हेल्थी डोनर के पास, और इंट्रोड्यूस किसमें किया, वजाइना में, या किसमें किया, यूटेरस में। तो ये सही है। ओके, चलो नेक्स्ट, ZIFT ट्रांसफर ऑफ जाइगोट कलेक्ट फ्रॉम डोनर। ओके, पहले क्या करते हैं कि डोनर के पास जाइगोट को कलेक्ट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं किसमें, इनटू फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर मदर हु कैन नॉट प्रोड्यूस one but can provide suitable environmental for fertilization and development। तो पहले हम GIFT को भी समझ लेते हैं। क्या होता है उनका फुल फॉर्म, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। फैलोपियन ट्रांसफर। तो चलो क्या होता है इसमें देख ले। कोई फीमेल ऐसी है कि उनका जो यूटेरस है वो बराबर है, उनमें फर्टिलाइजेशंस भी हो सकता है, इम्प्लांटेशंस भी हो सकता है, और जो एम्ब्रियो है उनका फर्दर डेवलपमेंट भी हो सकता है, ऐसा सुटेबल है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो फीमेल में ओव्यूम ही नहीं बन रहा है, ओव्यूम प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है। तो उस टाइम ये मेथड है उनको हेल्प करेगी। क्या करेंगे हम, सीधा अगर कोई हेल्दी वुमन है उसके पास ओव्यूम ले लेंगे और उस ओव्यूम को हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे। ओके, यहाँ क्या बोला गया है, क्या लेने वाले हैं, जाइगोट। तो यहाँ गलत हो गया, जाइगोट नहीं लेंगे, क्या लेंगे, ओव्यूम लेंगे। तो ये गलत है। तो हमारे पास A एंड C ये दो स्टेटमेंट है, वो करेक्ट है किसके लिए, असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के लिए। तो चलो ऑप्शन देखें, ए में क्या है, A एंड D, तो गलत है। बी में B एंड C, ये भी नहीं है। सी में देखो A एंड C, राइट है। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा क्या, C। समझ में आया? चलो फटाफट से नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। तो कॉपर आयन ऑफ आयोडीएस, आयोडीएस की बात की है, कॉपर आयन ऑफ आयोडीएस। आयोडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस। ऐसा डिवाइसेस है जिसको हम कहाँ इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, तो इसको हम यूटेरस में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। यहाँ पे इस कौन से किस किस टाइप के ऐसे आईयूडीएस आते हैं। और एक बात याद रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम आईयूडीएस इंट्रोड्यूस करेंगे लेकिन किसकी हेल्प से, अगर कोई डॉक्टर है, एक्सपर्ट डॉक्टर है या नर्स की हेल्प से करेंगे, अपने आप नहीं करने वाले। ओके, नेक्स्ट देखो, आईयूडीएस 3 टाइप के आते हैं। फर्स्ट होता है जिसको हम बोलते हैं नॉन मेडिकेटेड आईयूडीएस, सेकंड होता है जिसको हम कहते हैं कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस, थर्ड होता है जिसको हम बोलेंगे हार्मोनल आईयूडीएस। तब क्या होगा स्टूडेंट, ये कैसे काम करेगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे स्पर्म की एंट्री हो गई है, तो ये क्या करेगा, अगर हमने नॉन मेडिकेटेड आईयूडीएस यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रखा है तो वो क्या करेगा, ये स्पर्म आ जाएगा तो उनका फेगोसाइटोसिस करेगा, उनको मार डालेगा, ये ऐसे फंक्शंस करेगा। कॉपर रिलीजिंग आयोडीएस क्या करेंगे, उसमें ऐसे कॉपर टी लगाते हैं तो वो कॉपर आयन रिलीज करेगी। तो ऐसे जब स्पर्म आएंगे तो उसके साथ कॉपर आयन क्या होंगे, ज्वाइंट हो जाएंगे। ज्वाइंट हो गया, अब क्या होगा, जो स्पर्म है उनकी मोबिलिटी को सप्रेस कर देगी, वो उनकी मोबिलिटी कम हो जाएगी। मोबिलिटी कम हो गई तो यहाँ उनको आना था किसके पास, ओव्यूम के पास, तो वो नहीं आ पाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, फर्टिलाइजेशन रुक जाएगा। ऐसे कॉपर रिलीजिंग आयोडीएस काम करता है। थर्ड को भी फटाफट से देख लेते हैं, क्या करेंगे, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीएस है ना, उसमें 2 हार्मोन्स रहेंगे, एक होगा जिसको हम बोलेंगे प्रोजेस्टेरोन और दूसरे को हम बोलेंगे एस्ट्रोजन। ये 2 हार्मोन्स होते हैं। तो ये हार्मोन वाला अगर आईयूडीएस हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे, तो क्या होगा स्टूडेंट्स,
यहाँ पे इसको बोलते हैं हम सर्विक्स। यहाँ पे हमारा आईयूडीएस है कौन सा वाला है, हार्मोन रिलीजिंग। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे म्यूकस सिक्रेट करेगा, म्यूकस सिक्रेट करेगा, उनकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा, यहाँ का रूट ब्लॉक हो जाएगा, स्पर्म की एंट्री ही नहीं होगी। दूसरा क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन जो बॉडी में तो बनता है, एक्स्ट्रा हम भी ले रहे हैं, आईयूडीएस भी में रिलीज कर रहा है, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस, तो यहाँ प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा हो जाएगा, उसकी वजह से एंडोमेट्रियम ज्यादा ठीक हो जाएगी, उसकी वजह से भी क्या होगा, यहाँ पे इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से ये तीनों आईयूडीएस है वो इम्प्लांटेशन या फर्टिलाइज को रोकती है। देखते हैं ऑप्शंस। सप्रेस द मोबिलिटी एंड फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा ए। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इतने एमसीक्यू करते हैं, नेक्स्ट टाइम से हम नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे। ओके चलो, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ओके।